बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन सको तो सुनो में खुश आमदीद। बहुत सी अनकही बातें आखिरी हिस्से के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम नॉवेल्स आपको बर वक्त मिलते रहें। शुक्रिया। हमने पिछली किस्त में आपको बताया था कि अरसलान माहम को गांव की सैर कराने के लिए निकला हुआ है। वो उसको सैर कराने के साथ साथ गांव की तमाम चीज़ें, तमाम बातें भी बता रहा है। दोनों बातें करते हुए गांव के अपने बाग में आ गए हैं और यहीं पर पिछली किस्त का इख्तिताम हुआ था। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। रास्ते में आती जाती बहुत सी औरतें, कोई कंधे पर चारा उठाए, कोई उपले उठाती, हैरत दिलचस्पी से उनकी तरफ देखती। बुजुर्ग खवातीन आगे बढ़कर अरसलान के सर पर हाथ रखती और माहम का सर तपा जायज़ा भी लेती। लड़कियां आपको देखकर दांतों में दुपट्टा क्यों दबा लेती हैं? माहम ने अचानक उससे पूछा। जवाबन चेहरे पर दर आने वाली मुस्कुराहट छुपाने के लिए अरसलान ने बेख्तियार मुंह दूसरी तरफ फेर लिया था। लीजिए जनाब, ये है हमारा बाग। बाग से उठती कच्चे आमों की महकार ने उसे खुश आमदीद कहा। मौसम बहुत खुशगवार था। रावी की तरफ से आती भीगी हवा में तेजी आती तो कच्चे आमों को महक कुछ और बढ़ जाती। माहम थके थके अंदाज में एक दरख्त से टेक लगाकर खड़ी हो गई। भूख लगी है? अरसलान ने मुस्कुरा कर पूछा तो उसने इस बात में सर हिला दिया। अच्छा, 1 मिनट ठहरो। वो ये कहकर नदी फलांग कर दूसरी तरफ चला गया। तरबूज की बेलें फैली हुई थी। इसने ठोक बुझाकर चंद तरबूजों को देखा, फिर एक तरबूज तोड़ लाया और इस असना में वो जूता उतार कर जीन्स के पायचे तख्तों तक चढ़ाकर नदी में पाँव डालकर बैठ गई थी। नदी का ठंडा पानी गुदगुदी करता रवां दवा था। इसमें मेंढक भी होते हैं, उसने आते ही कहा। माम ने झट पाँव बाहर निकाल लिए, जबकि वो बड़े मज़े से पैंट के पायचे चढ़ाकर उसके सामने पानी में पाँव डालकर बैठ गया था। माहम ने मशकूक सी नज़रों से पहले उसे और फिर नदी के साफ और शफाफ पानी को देखा। उसकी सियाह आंखों में शरारत तैर रही थी, मगर दोबारा पानी में पाँव डालने की हिम्मत ना कर पाई थी। खजल सी होकर इधर उधर देखने लगी। अरसलान ने तरबूज पानी में ठंडा होने को रख दिया था। थोड़ी देर वो उससे इधर उधर की बातें करता रहा। तरबूज पानी में तैरता आगे बढ़ने लगता तो दोबारा उसे अपने सामने कर लेता। या आप हमें कभी तुम और कभी आप क्यों कहते हैं? माहम ने पूछा तो वो चुप सा हो गया। कभी इतनी दूर लगती हो कि बेख्तियार मुंह से आप निकल जाता है, और कभी, उसने एक नज़र उसके गुलाबी चेहरे पर डाली थी, और कभी इतनी नज़दीक कि तुम भी तकल्लुफ़ लगता है। उसने पानी में तैरता तरबूज निकाला, पास पड़ी ईंट पर मारकर 2 टुकड़े किए, एक माहम की तरफ बढ़ाया और दूसरी बाएं हाथ में पकड़कर दाएं हाथ की 2 उंगलियों की मदद से सुर्ख गूदा निकाल कर खाने लगा। जब माहम पर नज़र पड़ी तो वह हैरत से कभी उसे तो कभी हाथ में पकड़े तरबूज को देख रही थी। वो खज्जल सा हो गया। और चाचा नूरे, अरसलान ने आवाज़ लगाई। दूसरी तरफ आवाज़ पर चाचा नूरा नदी के पार बने कच्चे कमरे से बाहर आया और अरसलान पुत्र तभी उसकी नज़र माहम पर पड़ी। अच्छा अच्छा, धी रानी भी आई है। वो जोश से बोला। चाचा, तुम्हारे पास कोई चम्मच वगैरह होगा? हाँ है, वो भागा गया, थोड़ी देर में डोई उठाकर ले आया। चाचा जी, हमें तरबूज खाना है, अरसलान ने कहा। ओह अच्छा। वो दोबारा कमरे की तरफ आया, एक बड़ा सा छुरा और परात उठाकर लाया। उसने जल्दी जल्दी तरबूज की काशें ली, काटी। भाई जी, ओ भाई जी, छीनो भागी आ रही थी। भाई जी, वो बीबी जान कहती हैं सारा दिन इधर ही गुजार दोगे, रोटी नहीं खानी, खाना भी खा लेंगे, पहले तुम इधर से सलाद के लिए चीज़ें तोड़ लो और खरबूजे भी, अरसलान ने कहा तो भागती हुई चचा नूरे से एक टोकरी ले आई। ककड़ियाँ, टमाटर और खरबूजे तोड़कर टोकरी में रखकर उसने सर पर उठाई। अरसलान उसके आगे चला जा रहा था। चीनों की जुबान हस्ब मामूल चल रही थी। ये बाग चौधरी साहब ने लगाया था और बाकी चीज़ें भाई जी ने लगाई हैं। सारे फ्रूट, फल, सब्जियां शहर वालों को भी जाती हैं। वो लोग तो ऐश कर रहे हैं भाई जी की वजह से। हर रोज़ ताज़ा ताज़ा दूध, मक्खन जाता है। चीनो बड़ी ज़ुबान चलती है।
तेरी। अरसलान ने मुड़कर उसे घूरा। लो जी, मैं कौन सा गलत कह रही हूँ? उसने मुंह बनाया। नदी फलांग कर अरसलान ने मुड़कर माहम की तरफ देखा। उसकी आंखों में चमकती मुस्कुराहट। वो चिढ़कर छीनों का हाथ थामकर पुल की तरफ मुड़ गई। उसे यहाँ आए 2 माह हो गए थे। गर्मी अपने पूरे अरूज पर थी। एक बेकली सी उसके पूरे वजूद का अहाता किए रखती। हम यहाँ क्यों आए थे? बस जलती दोपहर में वो खुद से उलझती रही। पापा हर फ़ोन पर उसे वापस बुलाते। वो यहाँ से घबरा कर शहर जाती तो एहसन की मुंतज़िर निगाहें उसे मज़ीद नर्वस कर देती। वो खुद से लड़ती रहती, उलझती रहती। और एक वो था जिसकी निगाहों में एहतराम भी था और अपनायत भी, और होठों पर मोहब्बत भरी मुस्कुराहट भी, मगर ज़ुबान पर चुप के ताले थे। क्यों नहीं वो कुछ कहता? अकेले कमरे में खुद से लड़ पड़ती। पिछले 2 दिन से वो शहर गया हुआ था। वो सारा सारा दिन उसकी मुंतज़िर रहती। सब लोग सो गए थे। वो भी कितनी ही देर पलंग पर करवटें बदलती रही। फिर तंग आकर बाहर निकल आई। जलती दोपहर में वो जले पाँव की बिल्ली की तरह घूमने लगी, कमरों में, बड़े बड़े बरामदों में। फिर वो बरामदे में रखे मूढ़े पर आ बैठी। न जाने कब उस शख्स की हमराही की ख्वाहिश हमारे दिल में जागी, शायद रोज़े अव्वल से, या शायद उस दिन से जब हम डर गए तो उसके मजबूत हाथों का लमस हमें हर खौफ से बेनियाज कर गया। अब हम मुंतज़िर हैं और वो बेखबर। उसने अनार के पेड़ पर बैठी चिड़िया को देखा। ज़ेबा कहती थी, माँ आपी, उस शख्स की मोहब्बत समंदरों जैसी गहरी और बारिश के पहले कतरे जैसी पाकीज़ा है। उससे बढ़कर कोई आपको चाह ही नहीं सकता, मेरा भाई भी नहीं। मगर हमें तो लगता है वो शख्स पत्थर है, हर एहसास से आरी। बेहिस उसने बेबसी से उंगलियां चटखाईं। क्यों? क्या ज़ेबा, तुम लोगों ने ऐसा क्यों हमें एहसास दिलाया कि वो हमेशा से हमारा मुंतज़िर था? माँ, हम यहाँ क्यों बैठी हो? अरसलान ने हैरत से पूछा। आप? वो चौंक गई। आप आ गए अरसलान भाई। अजब सी खुशी उसके वजूद पर छा गई थी। इस बार बहुत दिन लगा दिया आपने। नहीं, 2 ही तो दिन हुए हैं। मगर तुम इतनी गर्मी में यहाँ क्यों बैठी हो? वो उसकी बेताब नजर अंदाज करके पूछने लगा। बस ऐसे ही। वो एक लम्हे के लिए चुप हो गई। अच्छा। अरसलान ने एक लम्हे के लिए गुलाब चेहरे पर चमकते पसीने के कतरों को देखा। हम अकेले बोर हो रहे थे तो फ़ोन कर लिया होता, वो सादगी से कहकर बीवी जान का पूछने लगा। अंदर हैं, इसने आहिस्तगी से कहा तो उसे भी अंदर आने का कहकर आगे बढ़ गया। वो बेयकीनी से उसकी चौड़ी पुश्त पर नजरें जमाए खड़ी रही, फिर भागती हुई ऊपर चली गई। शाम को छीनो उसे कई बार बुलाने आई, मगर वो नीचे नहीं उतरी। नहाने से पहले सर पर तेल ज़रूर लगवाना, बिल्कुल ही रूखे हो गए हैं तुम्हारे बाल। अजरा बेगम ने उसे तौलिया कंधों पर रखे बाथरूम की तरफ जाते देखा तो कहा, साथ ही छीनों को आवाज़ देकर तेल की शीशी लाने को कहा। अरसलान मूढ़ा खींच कर चरपाई के पास बैठ गया। महाम कहाँ है? उसने तौलिया कंधों पर फैलाते हुए पूछा। ऊपर ही है। अजरा बेगम ने तेल उसके सर पर मलना शुरू किया। अरसलान, माहम तो आजकल बहुत परेशान है, उन्होंने तफक्कुर से कहा। महसूस तो मैंने भी किया है अम्मी, मेरा ख्याल है वो यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाई। हो सकता है। मैं सोच रही हूँ अब शुजात भाई से बात कर ही लूँ, उन्होंने कहा तो चुप सा हो गया। अम्मी, मेरा ख्याल है आप रहने दें। क्यों? वह हैरान रह गई। आप देख तो रही हैं वो यहाँ खुश नहीं है। अरे अगर यहाँ खुश नहीं है तो तुम उसे शहर ले जाना। मुझे तो बस तुम लोगों की खुशी अजीज़ है। बस मैं जल्द ही बात कर लूँगी शुजात भाई से, उन्होंने कतई लहजे में कहा तो झुंझला गया। कमाल करती हैं आप अम्मी, आप भी। वो कोई गांव की पली बढ़ी दब्बो सी लड़की नहीं है जो चुपचाप उसे खूंटे से बंध जाए। जिससे आप लोग चाहें वो अपने फैसले खुद कर सकती है। तो फिर क्या करूं मैं? उन्हें गुस्सा आ गया। अम्मी, आप कुछ इंतज़ार कर लें, पहले मैं उससे बात कर लूं, उसने कुछ सोचते हुए कहा। क्या बावले हो गए हो? भला ऐसा भी हुआ है कभी? उन्होंने उसे उसके सर को टहोका दिया। अम्मी, अब वो आपका ज़माना नहीं रहा, वो आज के दौर की बाशऊर लड़की है। अच्छा बुरा अपने आप और बीबी जान को खबर ना होने देना। उन्होंने कुछ सोच कर इजाज़त दी। तभी माहम आ गई। आओ माहम, अजरा बेगम ने प्यार से पुकारा। वो अरसलान को यकसर नज़रअंदाज करके उनके पास आ गई। अरसलान ने एक नज़र उसके मुजम्मिल से चेहरे को देखा और तौलिया उठाकर बाथरूम में घुस गया। ना आप चलने ना देते हैं रास्ता हमको, थकी थकी सी शामें, ये ऊँगते हुए दिन।
ऊँघते सुलगते जलते हुए दिन, रग जान को काटते लम्हात, कहाँ जाऊँ किधर जाऊँ, क्यों आए थे हम इस देश। मैं सिर्फ दर्द के मोती समेटने वो अपने घुटनों पर सर रखे रोए जाती। पापा का इसरार बढ़ता जा रहा था और एक दिन उन्होंने कहा कि वो टिकट भेज रहे हैं। सुनकर गुमसुम सी हो गई। हाँ तो ठीक ही है, किसके लिए रुकें? उसके लिए जो रग जान से भी ज़्यादा करीब है, मगर जलते हुए सूरज जैसा। छूना चाहे तो हाथ जल जाएं। काश उसने दूर उड़ती कुंजों की कतार को देखा। काश मामा आप हमारे पास होती, हम आपको सब बताते। आपकी गोद में सर रख कर बहुत सा रो देते, सब कुछ कह देते आपसे। हम क्या चाहते हैं, किसको चाहते हैं। बस दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ जवाब में उसने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की थी। माहम। अरसलान की आवाज़ पर उसने बेख्तियार पलटना चाहा, मगर खुद पर काबू पाकर यूं ही कुछ खिड़की से बाहर झांकती रही। माहम। उसकी आवाज़ पर में कुछ ऐसा था कि उसका दिल धड़क उठा। जी, वो मुंतज़िर थी, मगर जवाब एक गहरी चुप थी। आपको बीबी जान बुला रही हैं, वो बहुत आहिस्तगी से कहकर बाहर निकल गया। माहम ने मुड़कर बंद दरवाजे को देखा, फिर खिड़की के पट पर सर टिका कर रो दी। क्यों हो जाता हूँ इसमें इतना कमज़ोर, क्यों नहीं कह सकता उससे कि मेरी ज़िंदगी में खुशी का दूसरा नाम माहम है। माहम वो सरतपा हुस्न है, चांदनी से बना पैकर, अब्र निसा के पहले कतरे जैसी पाकीज़ा। और मैंने उसका सदियों इंतज़ार किया है, मगर वो किसी और देश की शहज़ादी है जिसे आखिर लौट जाना है। और मैं डरता हूँ कहीं मैं उसके दर पर सदा लगाऊँ तो मगरूर शहज़ादी मेरे कासे दिल में इनकार के सिक्के डालकर चढ़ते सूरज की सरजमीन पर लौट ना जाए। और मुझे ठुकराए हुए और टूटते हुए अरसलान से डर लगता है। गुस्सा गुबार की तरह उसके दिमाग पर चढ़ा था। ताई अम्मा, हम वापस पापा के पास जा रहे हैं। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को अपने फैसले के लिए तैयार किया था। सब उसके अचानक फैसले पर शशदर रह गए थे। क्या हुआ पुत्र, दिल नहीं लगा? ताई जान ने उसके सर पर हाथ रखा कर कहा तो उसकी आंखें डबडबा गईं। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को इन नमकीन पानियों में डूबने से बचाया था। ठीक कहा ताया जान, हमारा वाकई यहाँ दिल नहीं लगा। उसके दानिस्ता खुद को अरसलान की तरफ देखने से रोका था। उसकी बात पर अरसलान की आंखें बुझ सी गईं। हालांकि सारा फिसाद इस दिल का ही तो है। हम परसों यहाँ से शहर जाएंगे, उसके कतई लहजे में कहा, और सब की तरफ देखे बगैर ऊपर चली गई। हाँ ठीक है ना, आखिर कब तक हम झोली फैलाए चंद सिक्के इकरार की आस में बैठे रहेंगे। न जाने कहाँ से उसके समंदरों जैसी गहरी मोहब्बत का। बीबी जान उसे मामा का सारा जेवर देने पर इसरार कर रही थी, जो अब तक उनके पास रखा था। नहीं बीबी जान, आप इन्हें अपने पास ही रखें, हमें इनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं। दर्द के मोती जो हम ले जा रहे हैं वो इनसे ज़्यादा अनमोल हैं। मगर बेटी, ये सब तुम्हारी अमानत है। ताई अम्मा की आवाज़ बार बार बुर्रा जाती। हसरत से उसका चेहरा तकती। शाम को उसे जाना था। बीबी जान और ताई अम्मा गाँव में किसी फौदगी में गई थी। वो न जाने क्या सोचकर अरसलान के कमरे में आ गई। माहम आप। उसे देख कर खड़ा हो गया। जी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके कमरे में क्या करने आई है। चुपचाप हाथ की उंगलियां मरोड़ती रही। हम जा रहे हैं, न जाने कैसे उसके मुंह से निकला था। हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, उसे मालूम तो है कि हम जा रहे हैं। वो पछताने लगी। माहम भारी गंभीर आवाज़ पर वो सवालिया निगाहों से उसे देखने लगी। उसने कुछ कहने को लब खोले, फिर सख्ती से लब भींच कर रुख मोड़ लिया। नहीं अरसलान, अपनी बात खोने का क्या फ़ायदा। उसने खुद को सरजनिश की। मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। वो बिलावजह मेज़ पर किताबें ठीक करने लगा। और कुछ? एक आखिरी उम्मीद के सहारे माहम ने पूछा। कह दो कि माहम रुक जाओ। माहम का दिल दुआई दे रहा था। और कुछ नहीं। आप। माहम ने दोनों मुट्ठियां भींची। आप कभी कुछ नहीं कह सकते, इसने दांत पीस कर कहा, और रास्ते में आई छोटी सी टेबल को ठोकर से पीछे करती बाहर निकल गई। और वो यूं ही खड़ा उसके पास बात पर गौर करता रहा। बाजी जी, क्या कर रही हो? चीनों ने उसे अफरा तफरी में सामान समेटते देखकर परेशानी से पूछा। हम जा रहे हैं, उसने गुस्से में सब ठूंस ठांस कर जिप बंद की। बीबी जान को तो आने दें, या भाई जी को साथ ले लें, अकेली कैसे जाएंगी? चीनों ने दुआई दी। भाई जी। वो दांत पीस कर उसकी तरफ मुड़ी। सुनो छीमो, हम जा रहे हैं। उसने एक झटके से बैग खींचा और अपने उन भाई जी से कहना
کہ ان زمینوں اور فصلوں سے زیادہ اہم انسان ہوتے ہیں، ان سے باہر نکل کر دیکھیں، زندگی ان سے زیادہ خوبصورت چیز کا نام ہے۔ وہ یہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ چینو ہکا بکا کھڑی دیکھتی رہ گئی، پھر سرپٹ ارسلان کے کمرے کی طرف دوڑی۔ بہت سی انکہی باتیں جو تیرے بن ادھوری ہیں، وہ پیلی چاندنی راتیں جو تیرے بن گزاری ہیں، کبھی تم کو بلاتی ہیں، کبھی تم کو سناتی ہیں۔ ہم تیرے ہجر کے قصے، میری مہکتی ساون کی برساتیں، بہت سے بیت گئے موسم، سونی ہیں بہت گلیاں، تمہیں اب بھی بلاتی ہیں آنگن میں کھلی کلیاں۔ بھائی جی باجی جی چلی گئیں، کہاں چلی گئیں؟ وہ ایک دم سیدھا ہوا۔ وہ جی شہر چلی گئی ہیں، کس کے ساتھ؟ وہ جی اکیلی چلی گئی ہیں اور پیدل۔ اور بھائی وہ کہہ کر گئی ہیں کہ اپنے بھائی جی سے کہنا اپنی زمینوں اور فصلوں سے باہر نکلا کریں۔ اوہ نہیں جی، اس نے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ کہتی تھیں ان سے زیادہ اہم انسان ہوتے ہیں اور ان زمینوں اور فصلوں سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے زندگی۔ وہ تیزی سے باہر کی طرف لپکا تھا۔ یہ مشغلہ ہے کسی کا، نہ جانے کیا چاہیے، نہ فاصلوں کو مٹائے نہ فیصلہ چاہیے۔ میری بساط کیا ہے، میں تو ہوں برگ آوارہ، اڑا کے لے جائے مجھ کو جدھر ہوا چاہے۔ وہ اتنا لمبا سفر اور تنہا، اس نے جو شے کی نوک سے سڑک پر پڑے کنکر کو ٹھوکر ماری، اور ہم شاید آغاز میں تھک گئے ہیں۔ اس نے بہت دور تک جاتی تپتی سڑک پر ایک تھکی ہوئی نگاہ ڈالی۔ جھوٹ کہتی تھی شیلا اور زیبا، سمندروں جیسی گہری، بارش کے پیلے قطرے جیسی پاکیزہ۔ ایسی ہوتی ہیں محبتیں، انا پرست، خود غرض۔ اس نے بھلا کہاں سیکھا ہوگا ہارنا، مگر ہم اسے ہرانا کب چاہتے تھے؟ بس ایک بار کہہ دیتا، ماہم رک جاؤ، ہم رک جاتے، مگر کیسا کٹھور تھا کہ ماہم وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے پاس آیا تھا۔ اس نے آنکھیں جھپک جھپک کر آنسوؤں کے اندر اتارا، مگر رکی نہیں۔ ماہم کہاں جا رہی ہو؟ ہائے رے معصومیت، آپ کو کیا ہم کہیں بھی جائیں؟ اس نے بار بار سامنے آنے والی لٹ کو سختی سے بینڈ میں اڑسا۔ اچھا رکو تو، اتنی گرمی ہے، میں گاڑی میں چھوڑ آتا ہوں۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر ایک دم سامنے آ گیا۔ اسے رکنا پڑا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، احسان مت کریں ہماری ذات پر۔ اس نے سائڈ سے نکلنا چاہا۔ یہ احسان تو نہیں۔ وہ دوبارہ سامنے آ گیا۔ راستہ چھوڑیں، وہ تمتماتے چہرے کے ساتھ بولی۔ تمہارا ہر راستہ تو مجھ تک آتا ہے۔ اس کی آنکھیں بول رہی تھیں۔ ہمارا اور آپ کا راستہ ہمیشہ سے الگ ہے، وہ چڑ کر بولی۔ چلو رستے الگ سہی، منزل تو ایک ہے نا۔ اس کے چہرے پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ آ ٹھہری تھی۔ خوش فہمی ہے آپ کی۔ اس نے کترا کر نکلنا چاہا۔ وہ پھر سامنے آ گیا۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ اسے غصہ آ گیا۔ اب کیوں روک رہا ہے؟ محترمہ، آپ اپنا شولڈر بیگ گھر بھول آئی ہیں، اس نے اچانک کہا تو اسے یاد آیا کہ ساری رقم تو اسی بیگ میں ہے، کہ کرایہ دوں؟ اس کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی۔ مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں لینا۔ وہ سائڈ سے نکل گئی۔ تبھی جوتے کا تسمہ نازک سا اسٹریپ نکل گیا۔ اس نے بازو سے تھام کر اسے گرنے سے بچایا۔ آپ کیسے جائیں گی؟ اس کی مسکراہٹ ماہم کو کچھ اور چڑھا گئی۔ ہم اب بھی جائیں گے، وہ ہٹ دھرمی سے بولی۔ دونوں جوتے اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیے۔ تپتی زمین پر پاؤں رکھتے ہی جیسے جان نکل گئی، مگر ضبط کر گئی۔ اچھا چلو یہ سلیپر پہن لو۔ اس نے اپنے سلیپر اتارے۔ خود غرض، انا پرست، کھٹور، وہ زیر لب بڑبڑاتی، آنکھوں میں در آنے والا پانی سختی سے پیچھے دھکیلتی آگے بڑھ گئی۔ محترمہ، یہ اتنے سارے خطاب دے کر آپ جا کہاں رہے ہیں؟ وہ دوبارہ رستے میں کھڑا تھا۔ ٹھیک ہے، میں ہوں انا پرست، مگر محبتوں میں تو انا ہوتی ہی نہیں۔ کن محبتوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ تنک کر بولی۔ وہی جو مجھے تم سے ہے۔ گمبھیر آواز کا جادو۔ وہ اس کی طرف جھکتے ہوئے اس کی بھیگی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھیرے سے بولا۔ وہ بیگ پٹک کر دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رو دی۔ یہ سب آپ گھر میں نہیں کہہ سکتے تھے؟ وہ چیخ کر بولی۔ ہاں کہہ تو سکتا تھا، وہ ندامت سے سر کھجاتا ہوا بولا، مگر مجھے خوف تھا کہیں تم انکار نہ کر دو اور خود پر مفروضے قائم کرتے رہے۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیے۔ بس یار، دیہاتی سا بندہ ہوں، کیا کرتا، بس اظہار کا طریقہ ہی نہیں سوجھتا تھا۔ تم یہ تو پہنو، دیکھو پاؤں کیسے سرخ ہو گئے ہیں، آپ کے پاؤں بھی تو جلیں گے۔ وہ سلیپر پہنتے پہنتے معصومیت سے بولی۔ محترمہ، یہ کسان کے پاؤں ہیں۔ اس نے سینے پر ہاتھ مار کر فخریہ لہجے میں کہا۔
जलते सूरज से भी ये मंजर बड़ी हैरानी से देखा था जब वो अपने नाजुक से पाँव में बड़े बड़े स्लीपर घसीटती जा रही थी, जिससे बार बार उसके पाँव निकल जाते थे, और के साथ वो ऊंचा लंबा देहाती नौजवान अपने नंगे पाँव धरती के सीने पर मजबूती से टिक जमाए चला जा रहा था और दोनों के होठों पर अलोही सी मुस्कुराहट ठहरी थी।